गांव सुखपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ एक निर्धन किसान रघु रहता था, जो अपनी मेहनत से खेतों में काम करता और मुश्किल से अपना घर चलाता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन नसीब हमेशा उसका साथ नहीं देता था। एक दिन गांव में मशहूर व्यापारी सेठ गोपाल आए और उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देगा, उसे मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। गांव के लोग उत्साहित हो गए, लेकिन डर भी रहे थे कि कहीं उनके जवाब गलत न हो जाएं, क्योंकि गलत होने पर उन्हें उनके यहाँ मजदूरी करनी पड़ती। रघु को भी यह मौका लुभावना लगा, पर उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं था। रात को जब वह अपनी पत्नी सीता के साथ बैठा, तो उसने चिंता व्यक्त की। सीता, मैं यह चुनौती लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। हार या जीत तो नसीब की बात है जी, लेकिन कोशिश तो खुद करनी होगी। अगले दिन गांव के चौपाल में भीड़ जमा थी। रघु समेत कई लोग सेठ गोपाल के सामने खड़े थे। सेठ ने पहला सवाल पूछा, अगर कोई आदमी गरीब पैदा हुआ है, तो क्या वह हमेशा गरीब ही रहेगा? सभी चुपचाप खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोला। सेठ गोपाल ने चौपाल में खड़े सभी लोगों को देखा और अपना पहला सवाल दोहराया। अगर कोई आदमी गरीब पैदा हुआ है, तो क्या वह हमेशा गरीब ही रहेगा? कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। तभी रघु ने आत्मविश्वास से बोला, नहीं, कोई भी गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन अगर वह मेहनत और समझदारी से काम करे, तो वह अपनी गरीबी दूर कर सकता है। सही कहा। अब सेठ ने दूसरा सवाल पूछा, अगर 2 इंसानों को एक जैसी परिस्थितियां मिलें, तो क्या दोनों का नसीब एक जैसा होगा? यह सवाल और भी कठिन था। कुछ देर सोचने के बाद रघु ने जवाब दिया, नहीं सेठ जी, नसीब से ज्यादा मायने इंसान के कर्म रखते हैं। एक ही मिट्टी से 2 घड़े बनते हैं, लेकिन एक घड़ा पूजा घर में सम्मान पाता है, जबकि दूसरा सड़क पर गिरकर टूट जाता है। दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन उनकी मेहनत और हालातों से निपटने का तरीका अलग था। सेठ गोपाल आश्चर्य रह गए। वाह, तुम्हारी सोच बड़ी गहरी है। अब मेरी आखिरी सवाल, अगर इंसान का नसीब ही सब कुछ तय करता है, तो मेहनत करने का क्या फायदा? रघु ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, सेठ जी, नसीब हमेशा रास्ता दिखाता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। बारिश होगी या नहीं, यह नसीब तय करता है, लेकिन खेत में बीज बोना या नहीं, यह किसान की मेहनत पर निर्भर करता है। सेठ गोपाल बहुत खुश हुए और पूरे गांव ने रघु की प्रशंसा की। रघु, तुमने तीनों सवालों के सही उत्तर दिए हैं। वादा निभाते हुए मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हें सौंपूंगा। सेठ जी, मैं तो बस अपने मन की बात कह रहा था। अगले दिन फिर सभी लोग इकट्ठे हुए। रघु, धन दौलत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसे संभालना जानते हैं, लेकिन मैं इसे सीधे तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें इसे कमाने का एक और मौका दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि यह सेठ सिर्फ खेल कर रहा है। रघु ने चौंक कर पूछा, कैसा मौका सेठ जी? मैं तुम्हें 1 महीने के लिए व्यापार का अवसर दूंगा। तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। अगर तुम इस धन का सही उपयोग करके इसे बढ़ा सको, तो पूरी संपत्ति तुम्हारी होगी। लेकिन अगर तुम इसे खो दोगे, तो तुम्हें खाली हाथ ही लौटना होगा। चौपाल में खड़े लोग फुसफुसाने लगे। कुछ को यह उचित लगा, तो कुछ को लगा कि यह रघु के साथ अन्याय हो रहा है। सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। सीता, जो भीड़ में खड़ी थी, थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसे अपने पति की मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था। रघु ने सेठ गोपाल से मुद्राएं लीं और अपने नए सफर की शुरुआत की। लेकिन क्या एक साधारण किसान व्यापार में सफल हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। उसके पास 1000 सोने की मुद्राएं थीं, लेकिन उससे ज्यादा उसके मन में सवाल थे। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? कहीं मेरा नसीब फिर से मेरे खिलाफ तो नहीं जाएगा? लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हिम्मत नहीं हारेगा। रघु ने सबसे पहले बाजार का मुआयना किया। उसने देखा कि वहां अनाज की मांग बहुत अधिक थी, लेकिन व्यापारियों के ऊंचे दामों के कारण गरीब लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे। उसे एक उपाय सूझा। रघु एक गांव में गया
जहां अनाज सस्ता था। उसने वहां से अच्छी कीमत पर अनाज खरीदा और बाजार में ले जाने लगा। उसे बाजार लाकर थोड़ा सस्ता बेचने लगा। गरीबों को राहत मिली और देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। 1 सप्ताह में ही उसका व्यापार चल निकला। वह ईमानदारी और सही दामों के कारण मशहूर हो गया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। बाजार के अन्य व्यापारी, खासकर सेठ बलराम, जो अमीर व्यापारी था, रघु की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। उसने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, अगर यह किसान इसी तरह व्यापार करता रहा तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। उस रात रघु की दुकान में आग लगा दी गई। उसकी सारी अनाज की बोरियां जलकर राख हो गईं। जब लोग आए तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। रघु टूट गया। उसकी मेहनत और जमा पूंजी एक ही रात में राख हो गई थी। उसे लगा जैसे नसीब ने फिर उसके साथ खेल खेला हो। अब गांव वालों को भी उसकी हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन किसी के पास ऐसा उपाय नहीं था जिससे उसकी हानि पूरी हो सके। सीता ने उसका हौसला बढ़ाया। रघु, जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। रघु के मन में निराशा और क्रोध दोनों थे, लेकिन सीता की बातों ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। रघु के पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, लेकिन वह फिर से नए रास्ते खोजने लगा। एक दिन उसने देखा कि बाजार में लकड़ी के सामान की मांग बहुत थी, लेकिन अच्छे बढ़ई बहुत कम थे। उसे याद आया कि उसके गांव में बहुत से लकड़ी के कारीगर थे, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलते थे। रघु के मन में एक योजना आई। वह गांव लौटा और वहां के कारीगरों को इकट्ठा किया। अगर हम मिलकर काम करें तो हमें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम अपने बनाए सामान सीधे बाजार में बेचेंगे। इससे सबकी आमदनी ज्यादा होगी। कारीगर पहले संकोच कर रहे थे, लेकिन रघु की ईमानदारी और उसके आत्मविश्वास को देखकर वे मान गए। अब रघु ने गांव के कारीगरों से लकड़ी के सामान बनवाए, खटिया, कुर्सियां और खेती के औजार। फिर वह उन्हें बाजार में बेचने चल दिया। पहले तो लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सामान अच्छा और मजबूत है, तो बिक्री धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ ही हफ्तों में रघु की मेहनत रंग लाने लगी। अब न केवल उसने अपना नुकसान पूरा कर लिया था, बल्कि उसके पास पहले से ज्यादा पैसा आने लगा था। लेकिन यह देखकर सेठ बलराम और भी जलने लगा। वह समझ गया था कि जब तक रघु ईमानदारी से व्यापार कर रहा है, तब तक वह उसे हरा नहीं सकता। इसलिए उसने एक नई चाल सोची। एक दिन सेठ बलराम ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, अगर सीधे तरीके से नहीं हरा सकते तो चालाकी से हराना होगा। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि यह खुद ही उसमें फंस जाए। सेठ बलराम ने अपने एक बड़े व्यापारी को रघु के पास भेजा। वह आदमी एक बड़ा सौदा करने के बहाने आया और बोला, मुझे 400 कुर्सियों का ऑर्डर देना है, लेकिन शर्त यह है कि माल समय पर पहुंचना चाहिए। अगर तुमने देरी की तो मैं तुमसे हर्जाना भी लूंगा। रघु को यह सौदा बहुत बड़ा लग रहा था। उसे लगा कि अगर यह सफल हो गया तो उसका व्यापार और बढ़ जाएगा। उसने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सेठ बलराम ने लकड़ी के सप्लायरों को पहले ही रिश्वत देकर मना कर दिया था कि वे रघु को समय पर लकड़ी न दें। कुछ दिन बाद जब रघु ने लकड़ी खरीदने के लिए अपने पुराने सप्लायरों से संपर्क किया, तो हर जगह से एक ही जवाब मिला, माफ करना, लेकिन हमारे पास तुम्हें देने के लिए लकड़ी नहीं है। रघु के हाथ पैर फूल गए। अगर वह समय पर कुर्सियां नहीं बना पाया तो उसको खमियाजा भरना पड़ेगा। क्या यह नसीब का खेल है? क्या मेरी मेहनत फिर से बेकार जाने वाली है? रघु को याद आया कि पास के गांव में पुराने पेड़ों की लकड़ी कम दामों में मिल सकती थी। वह बिना समय गंवाए वहां पहुंचा और लकड़ी खरीदने का फैसला किया। अब सवाल यह था कि इतनी जल्दी कुर्सियां कैसे बनाई जाए। रघु ने अपने गांव के सभी कारीगरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करें तो समय पर यह ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। गांव वालों ने एकजुट होकर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत के बाद आखिरी दिन तक 400 कुर्सियां तैयार हो गईं। रघु ने समय पर ऑर्डर पूरा किया और ग्राहक बहुत खुश हुआ। सेठ बलराम, जो रघु के असफल होने का इंतजार कर रहा था, यह देखकर दंग रह गया। उसकी साजिश नाकाम हो गई थी। रघु इस व्यापार से बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने लगा।
और उसकी घर की स्थिति सुधरने लगी। सेठ गोपाल, जो यह सब देखकर बहुत खुश हुए, तुमने यह साबित कर दिया कि नसीब से ज्यादा इंसान की मेहनत मायने रखती है। मैं अपने वादे के अनुसार अपनी आधी संपत्ति तुम्हें सौंपता हूँ। सेठ जी, अब मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। मैंने यह सब अपनी मेहनत से कमाया है और मैं जानता हूँ कि अगर ईमानदारी और परिश्रम से काम करूंगा तो नसीब खुद मेरा साथ देगा। सेठ गोपाल रघु की बात सुनकर प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी सोच ही तुम्हें बड़ा आदमी बनाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, नसीब का खेल सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए होता है। जो हार मान लेते हैं उनका नसीब भी हार जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।